Bismillahirrahmanirrahim. Now we are continuing our lecture of pharmacokinetics of IV infusion, and we were discussing the practice problems, and we have already covered these first two portion of the numericals, or the portion where the rate of infusion is 2 milligram per hour and elimination rate is a 0.1 per hour, and the volume of distribution is 10 liter. We have calculated here the steady state concentration, loading dose, and if we need plasma concentration, what will be the present plasma concentration at 6 hours after the IV infusion, as well as loading dose. So this is what we have already covered. Now we are continuing with the same situation. Now calculate the drug concentration in the blood after infusion has been stopped. So how we can calculate the concentration of a drug once the infusion has been stopped? यानी अगर अब ये इन्फ्यूजन चल रहा है, चलता रहा और यहाँ पे आके सपोज दैट हमने इसको स्टॉप कर दिया, तो अब इसके बाद जब ड्रग कंसंट्रेशन डिक्लाइन होगी तो ड्रग कंसंट्रेशन क्या होगी? नाउ द सोल्यूशन. This concentration can be calculated in two parts. First, calculate the concentration of a drug during infusion, and second, calculate the drug concentration after the stop of the infusion. So, first calculate the concentration of drug during infusion, and second, calculate the drug concentration after the stopping of the infusion. Now then use the IV bolus dose equation, which is Cp is equal to Cp naught exponent minus Kt, for calculation of any point in time. Now, and for the convenience, two equation can be combined as Cp is equal to R upon Kvd 1 minus exponent minus Kb exponent minus Kt t minus b, where b इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई. इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो वेयर b इज़ द लेंथ ऑफ ए टाइम ऑफ इन्फ्यूजन पीरियड, कितनी देर तक जो था वो इन्फ्यूजन जो है वो चलता रहा है, एंड टी इज़ द टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूजन एंड पोस्ट इन्फ्यूजन, यानी जो इन्फ्यूजन दिया और उसके बाद कितनी देर तक जो है इन्फ्यूजन स्टॉप करने के बाद का भी जो टाइम है वो भी शामिल है. एंड टी माइनस बी इज़ द लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर इन्फ्यूजन हैज़ बीन स्टॉप्ड, यानी टी माइनस बी क्या है? ये वो टाइम है जो यानी कि इन्फ्यूज़न स्टॉप करने के बाद कितना वक्त गुजर चुका है. ठीक है, इन्फ्यूज़न स्टॉप करने के बाद कितना वक्त गुजर चुका है. तो इस इक्वेशन से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इन्फ्यूजन ब्लड, कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द ब्लड आफ्टर इन्फ्यूजन हैज़ बीन स्टॉप. तो जिस टाइम पर भी जो है वो ब्लड कंसंट्रेशन आपको चेक करनी है ड्रग की, वो आप चेक कर सकते हैं. हेयर वी अज्यूम नो बोलस or loading dose was given. Now take the example. A patient was infused for 6 hours with a drug having K or elimination rate constant 0.01 per hour with volume of distribution 10 liter at a rate of 2 milligram per hour. एक इन्फ्यूजन स्टार्ट किया गया और वो 6 आवर तक चला, इन्फ्यूज फॉर 6 आवर, और उसका इन्फ्यूजन रेट आर क्या था? 2 मिलीग्राम पर आवर, वीडी 10 लीटर और के की वैल्यू 0.01 पर आवर. नाउ व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी 2 आवर आफ्टर सीजेशन ऑफ द इन्फ्यूजन? मीन्स कि जब इन्फ्यूजन 6 घंटे के बाद स्टॉप कर दिया गया तो उसके मज़ीद 2 घंटे के बाद जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी ड्रग की वो क्या थी, ये हमें मालूम करना है. ठीक है, तो 6 घंटे ये इन्फ्यूजन चला, 6 घंटे में जितनी ड्रग बॉडी में जानी थी, प्लाज्मा में जानी थी, चली गई. 6 घंटे के बाद इसको बंद कर दिया. 6 घंटे के बाद फिर हमने कहा ज़रा 6 घंटे के बाद जब 2 घंटे गुजर गए तो फिर हमने कहा कि ज़रा चेक तो करें कि 2 घंटे के बाद अब इस वक्त ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी होगी, यानी स्टॉप करने के 2 घंटे के बाद. यानी अगर हम ये कहें कि स्टार्ट करने के 8 घंटे के बाद, यानी स्टार्ट किया था तो 0 टाइम से 6 घंटे ये और 2 घंटे ये, यानी स्टार्ट से 8 घंटे और स्टॉप से 2 घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगी. नाउ यूजिंग द सेम इक्वेशन, ये जो हमने अभी यहाँ पे देखी, इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे पुट करें, नाउ Cp इज इक्वल टू दिस वैल्यू
तो आर की वैल्यू डाली 2000 माइक्रोग्राम पर आवर, इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और ये के की वैल्यू 0.01, और ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को 10,000 ml में कन्वर्ट कर दिया, यानी लीटर से ml में कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टी, के की वैल्यू, और ये टी कौन सा है, जो कि इन्फ्यूजन का ड्यूरेशन है, ठीक है, टाइम ऑफ इन्फ्यूजन, जितनी देर चला, 6 घंटे चला, एक्सपोनेंट माइनस के, और ये वो डिफरेंस है 8 माइनस 6, यानी वही 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 2 घंटे बाद जो है वो क्या कंसंट्रेशन निकली। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो वो निकल के आया 1.14 माइक्रोग्राम पर ml, यानी जब इन्फ्यूजन स्टॉप करने के 2 घंटे के बाद जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी वो होगी 1.14 माइक्रोग्राम पर ml। ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका भी है, ऑल्टरनेटिवली व्हेन द इन्फ्यूजन स्टॉप Cp डैश इज कैलकुलेटेड एज Cp डैश R अपॉन KVD 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस KT। यानी हमने क्या किया कि जब इन्फ्यूजन स्टॉप हुआ था यानी 6 घंटे पे, उस वक्त क्या कंसंट्रेशन थी वो मालूम कर दी। तो R की वैल्यू रखी, KVD की वैल्यू रखी, K की वैल्यू रखी, 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस K की वैल्यू, और T क्योंकि 6 घंटे पे स्टॉप किया था तो ये छठा घंटा होगा, यानी छठे घंटे जब स्टॉप किया तो उस वक्त कंसंट्रेशन क्या थी। तो उस वक्त हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी जो कैलकुलेट होके आई, दैट इज़ ऑल्सो 1.14 माइक्रोग्राम पर ml। अच्छा जनाब, इसको ज़रा हम एक नज़र और देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कोई एरर है। मैं भी आपको वो एरर क्लियर करता हूँ। जी, जैसा मैंने कहा था कि ये मुझे गलत लग रही है और ये गलत है। ये 1.14 नहीं आएगा, बल्कि ये आंसर आएगा 2.58। तो ये 2.58 माइक्रोग्राम पर ml है, और ये किस वक्त है, जब इन्फ्यूजन स्टॉप किया गया। ये उस वक्त की नहीं है कि इन्फ्यूजन स्टॉप करने के 2 घंटे के बाद कंसंट्रेशन क्या हुई। ये उस वक्त की कंसंट्रेशन है जो 6 घंटे पे, यानी छठे घंटे पे जब इन्फ्यूजन स्टॉप किया था तो उस वक्त थी, और ये वैल्यू दरअसल है 2.58। इट इज़ नॉट 1.14। ये 1.14 कैसे आएगा, इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम फिर क्या करेंगे कि Cp 2 आवर, यानी वो ये कि 2 घंटे के बाद कितनी होगी, इज इक्वल टू Cp स्टॉप एक्सपोनेंट माइनस KT का फार्मूला लगाएंगे। जब हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया, Cp स्टॉप क्या थी जो आई हमारे पास, जो मैंने कहा कि जो कैलकुलेट होके आई वो ये आई, ठीक है, एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद माइनस KT। अच्छा, ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, अच्छा ये होगा यूँ 0.01 था ये, और ये हो जाएगा क्योंकि स्टॉप करने के कितने 2 घंटे के बाद, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है, 2 घंटे के बाद। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे, सो द आंसर विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसको हम अभी देख लेते हैं, 2.58, ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस, और K की वैल्यू कितनी है 0.01, ठीक है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर, इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो इट शुड बी Cp इज इक्वल टू 1.14 मिलीग्राम पर लीटर या माइक्रोग्राम पर ml। तो इसके बाद जो होगी ये वैल्यू ठीक कंसिडर की जाएगी, ठीक है जनाब। तो ये जो था, जो जैसे मैंने बताया कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो आ रही है वो, उसके बाद जो है वो जो ये वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखी, फिर उसके बाद माइनस Cp यानी वो वैल्यू यहाँ रखी, और उसके बाद फिर ये फार्मूला जो है, यानी वही यही फार्मूला जो मैंने कहा कि ये लगाया गया, ठीक है, यानी यहाँ तक वैल्यू जो आ रही है 2.58 आ रही है, फिर ये 2.58 एक्सपोनेंट माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर, और द फाइनल आंसर इज़
1.14 आवर. सो 2 अप्रोचेस शुड गिव द सेम आंसर. इसका सेम आंसर आना चाहिए. तो ये जो होगा वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद है हमारे पास एक और न्यूमेरिकल. द एडल्ट मेल एजमेटिक पेशेंट 78 kg and 48 years old with a history of heavy smoking was given IV infusion of aminophylline at a rate of 0.75 milligram per kg per hour. तो ये जो है एक एडल्ट मेल एजमेटिक पेशेंट है. वेट उसका 78 kg है. हिस्ट्री ऑफ हैवी स्मोकिंग है और उसको अमाइनोफाइलिन IV इन्फ्यूजन से दिया जा रहा है. और रेट ऑफ इन्फ्यूजन क्या है? 0.75 पर kg पर आवर. तो हम इसकी एग्जैक्ट डोज निकाल लेंगे, यानी 78 इंटू 0.75 कर लेंगे. तो ये हमारे पास डोज आ जाएगी जो कि क्या होगी? 0.75 मल्टीप्लाई बाई 78 kg. पेशेंट का जो वेट है ये आ जाएगी 58.5 मिलीग्राम पर आवर. 58.5 मिलीग्राम पर आवर. अच्छा, ए लोडिंग डोज ऑफ 6 मिलीग्राम पर kg वॉज ऑल्सो गिवन बाय IV बोलस इंजेक्शन. और इसको एक DL भी दी गई है. लोडिंग डोज भी 6 मिलीग्राम पर kg. तो 6 इंटू मल्टीप्लाई किया इसके वेट से 78, तो ये 468 मिलीग्राम टोटल डोज बन रही है जो कि IV बोलस इसको दी गई है. नाउ 2 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ IV इन्फ्यूजन. ठीक है, 2 आवर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ IV इन्फ्यूजन द प्लाज्मा थियोफाइलिन कंसंट्रेशन वॉज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 5.8 माइक्रोग्राम पर ml या 5.8 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, ये स्टार्ट किया था हमने इन्फ्यूजन रेट R और ये DL लोडिंग डोज दी. और स्टार्ट करने के 2 घंटे के बाद जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक की तो हमारे पास आई 5.8 मिलीग्राम पर लीटर या माइक्रोग्राम पर ml. द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0.5 लीटर पर लीटर पर kg. तो ये टोटल बनेगा 0.45 इंटू 78 kg. तो ये टोटल बना मेरे पास 35.1 लीटर. तो ये 35.1 लीटर. अमाइनोफाइलिन इज इथाइलिन डायमीन सॉल्ट ऑफ थियोफाइलिन कंटेन 80% ऑफ थियोफाइलिन बेस. यानी ये जो सॉल्ट है इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट थियोफाइलिन है वो 80% है. Now, because the patient was responding poorly to the aminophylline therapy, the physician wanted to increase the plasma theophylline concentration in patients to 10 microgram per ml. यानी फिजिशियन ये रिस्पॉन्स पुअर आ रहा है. फिजिशियन ये चाहता है कि इसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा के 10 माइक्रोग्राम पर ml तक लाया जाए. What dosage recommendation would you give to the physician and would you recommend another loading dose? 2 सवाल है यहाँ पे. एक तो ये कि डोजिंग रिकमेंडेशन आपकी क्या होगी फिजिशियन के लिए, और क्या एक और लोडिंग डोज देने की ज़रूरत है या कोई और लोडिंग डोज देने की ज़रूरत है. तो ये जो होगा हमारा सवाल होगा जिसका हमें यहाँ पे जवाब तलाश करना है. नाउ सोल्यूशन. इफ़ नो लोडिंग डोज इज़ गिवन एंड IV infusion rate is increased, the time to reach steady state plasma drug concentration will be 4 to 5 t-half for 95% of steady state. ये हम पहले कर चुके हैं कि टाइम टू अचीव 95% steady state के लिए क्या है? 4.32 t-half. Therefore, a second loading dose should be recommended to rapidly increasing the plasma theophylline concentration of 10 microgram per liter. लिहाजा आप सेकेंड डोज रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि अभी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इस तरीके से आने में बहुत टाइम लग जाएगा. And infusion rate must also be increased to maintain the desired steady state concentration. और infusion rate को भी बढ़ाना पड़ेगा according to the desired steady state concentration जो कि 10 माइक्रोग्राम पर ml है. The calculation of loading dose DL must be consider the present plasma theophylline concentration. वो कैसे करेंगे? DL is equal to VD of the drug and CP desired minus CP present. यानी CP desired 10 है और CP प्रेजेंट कितनी है वो ये है, जैसे हमने चेक कर ली थी कि वो कितनी आ रही थी 5.8. तो इनका डिफरेंस ले लें डिवाइडेड बाय S इंटू F. F यानी कितनी बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग की. तो जब हम IV इन्फ्यूजन से दे रहे हैं तो F तो 1 हो जाएगा यानी 100% बायो अवेलेबिलिटी है. S क्या है? ये है जो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ये 80% का सॉल्ट है. ठीक है, 80% सॉल्ट है तो S की वैल्यू हो जाएगी 0.8 यानी 80 डिवाइडेड बाय 100 0.8.
तो हमने इसको जो है वो पुट किया, वेयर एस इज़ द सॉल्ट फॉर्म ऑफ ए ड्रग एंड एफ इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग बायोअवेलेबल। फॉर अमाइनोफाइलिन एस इज़ इक्वल टू 0.8, क्योंकि वो 80% है, तो 80% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 100 से डिवाइड होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.8। एंड फॉर IV बोलस डोज एफ इज़ इक्वल टू, यानी क्योंकि ये इंट्रावेनस दी जा रही है तो एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 100%, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी 100% है, क्योंकि इंट्रावेनसली जब ड्रग दी जाती है तो वो फिर इसी तरीके से 100% एफ की वैल्यू यानी एफ की वैल्यू 1 हो जाती है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट की, VD की वैल्यू पुट की, ठीक है, CP जो डिज़ायर है वो माइनस CP प्रेजेंट डिवाइडेड बाई ये, तो DL जो अब कैलकुलेट होके आई वो 184 मिलीग्राम अमाइनोफाइलिन है। यानी अभी मज़ीद आपको ये जो आपने डोज दी थी 6 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से, ठीक है, ये दे दी थी, लेकिन इससे जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन आ रही थी वो 5.8 थी और हमें चाहिए 10, तो हमें एक और लोडिंग डोज देनी होगी और उस लोडिंग डोज में अमाइनोफाइलिन होनी चाहिए 184 मिलीग्राम। द मेंटेनेंस IV infusion rate may be calculated after the estimation of the patient clearance और CLT कैलकुलेट करने के बाद हम इसकी रेट ऑफ इन्फ्यूजन यानी R भी मालूम कर सकते हैं। बिकॉज ए लोडिंग डोज एंड IV infusion of 0.75 milligram per hour अमाइनोफाइलिन इक्वलेंट टू 0.6, यानी इसका भी सॉल्ट फॉर्म निकाला वही 0.8 से मल्टीप्लाई करके, 0.6 मिलीग्राम ऑफ थियोफाइलिन पर kg was given to the patient. So the plasma theophylline was 5.8 milligram per liter, यानी वही 5.8 माइक्रोग्राम पर ml, बात एक ही है, मैंने कहा था ना माइक्रोग्राम पर ml इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर, एंड इज द स्टेडी स्टेट, और ये स्टेडी स्टेट है। नाउ द टोटल क्लियरेंस इज एस्टिमेटेड बाय CLT इज इक्वल टू R अपॉन CSS प्रेजेंट। R की वैल्यू कितनी हुई 0.6 मिलीग्राम, ये थियोफाइलिन की बात हो रही है, नॉट अमाइनोफाइलिन, यानी इसको कन्वर्ट कर लिया 80% से, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। 0.6 मिलीग्राम पर आवर पर kg 78 kg से मल्टीप्लाई किया, इस वक्त प्रेजेंट जो कंसनट्रेशन है वो 5.8 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ये CLT से निकल के आई 8.07 लीटर पर आवर, या इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इट इज़ 1.72 ml पर मिनट पर kg, यानी इसको लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया, आवर को मिनट में कर दिया और दोबारा पर kg निकाल ले, यानी 78 से डिवाइड करके, तो ये 1.72 ml पर मिनट पर kg। अच्छा, नाउ द CLT फॉर द एडल्ट नॉन स्मोकिंग पेशेंट विद अनकॉम्प्लिकेटेड एजमा इज अप्रॉक्सीमेटली 0.6 ml पर मिनट पर kg, ठीक है। जो नॉन स्मोकर्स की आमतौर पे जो CLT होती है वो होती है इस ड्रग की 0.65 ml पर मिनट पर kg, लेकिन हैवी स्मोकिंग इज़ नोन टू इंक्रीज द CLT ऑफ थियोफाइलिन, ठीक है, हैवी स्मोकिंग की वजह से क्लियरेंस थियोफाइलिन की बढ़ जाएगी। द IV infusion rate R in terms of theophylline can be calculated, R dash CSS desired and CLT। तो डिज़ायर कितना है, हमने यहाँ पर बात की थी ना कि 10 चाहिए हमें, 10 माइक्रोग्राम पर ml या 10 मिलीग्राम पर लीटर, और CLT कितना निकल कर आया है 8.07 लीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया इससे तो हमारे पास R निकल कर आ गया 80.7 मिलीग्राम पर आवर, ये हमारे पास नया इन्फ्यूजन रेट निकल कर आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1.03 मिलीग्राम पर आवर पर kg ऑफ थियोफाइलिन, विच इज़ इक्वल टू 1.29 मिलीग्राम पर आवर पर kg ऑफ अमाइनोफाइलिन। तो इस तरीके से हमने फिर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, और इससे जो है वो फिर पहले तो हमने टोटल निकाल लिया मिलीग्राम पर आवर 78 kg इंडिविजुअल में, फिर जब इसको 78 से डिवाइड किया गया तो ये आ गया 1.03 मिलीग्राम पर आवर पर kg, और फिर जब थियोफाइलिन से अमाइनोफाइलिन की क्वांटिटी निकाली गई तो फिर इसका जो 80% की जो थी वो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर विल बी 1.29 मिलीग्राम पर आवर kg ऑफ अमाइनोफाइलिन। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अमाइनोफाइलिन की जो डोज जाएगी R जाएगा, यानी इन्फ्यूजन रेट शुड बी 1.29 मिलीग्राम पर आवर पर kg। तो दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द इन्फ्यूजन रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट मेल पेशेंट 43 ईयर्स ओल्ड एंड 80 kg, एक एडल्ट मेल पेशेंट है जिसकी एज है 43 ईयर 80 kg,
इज़ टू बी गिवन एन एंटीबायोटिक बाय IV इन्फ्यूजन। ठीक है, एंटीबायोटिक देनी है उसको IV इन्फ्यूजन से। एंड अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर द एंटीबायोटिक हैज़ एलिमिनेशन T½ ऑफ 2 आवर, यानी एलिमिनेशन हाफ लाइफ 2 आवर है। एंड द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1.25 लीटर पर kg एंड इफेक्टिव प्लाज्मा कंसनट्रेशन इज़ 14 मिलीग्राम पर लीटर, यानी जो इसकी जो डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन कह लीजिए या स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन कह लीजिए वो है 14 मिलीग्राम पर ml। द ड्रग इज सप्लाइड इन 5 ml एम्प्यूल कंटेनिंग 150 मिलीग्राम पर ml। और जो ड्रग अवेलेबल है वो 5 ml एम्प्यूल है और उसमें पर 1 ml में 5 ml में देखा जाए तो उसमें हर ml में ड्रग की क्वांटिटी 150 मिलीग्राम है। तो ये जो है वो सिचुएशन है, ये गिवन देता है। नाउ रिकमेंडेड स्टार्टिंग इन्फ्यूजन रेट इन मिलीग्राम पर आवर एंड लीटर पर आवर। अच्छा, अब 2 काम करने हैं आपको। पहले तो आपने ये निकालना है कि इसमें से जो प्रिपरेशन है इसमें से अगर ड्रग लेंगे तो उसकी ml पर आवर क्या, मिलीग्राम पर आवर डोज क्या बनेगी, और फिर उसका वॉल्यूम पर आवर क्या बनेगा, यानी लीटर पर आवर क्या बनेगा। सबसे पहले तो आप R निकाल लें। अज्यूम द इफेक्टिव प्लाज्मा कंसनट्रेशन इज़ द टारगेट ड्रग कंसनट्रेशन और CSS, यानी जो इफेक्टिव प्लाज्मा कंसनट्रेशन यहाँ पे है 14 मिलीग्राम पर लीटर, वो हमारी क्या टारगेट कंसनट्रेशन है या CSS है। तो फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू CSS KVD। ठीक है, CSS की 14 वैल्यू रखी, K की वैल्यू रखी। K कैसे कैलकुलेट किया, इस तरीके से K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ। ठीक है, और T½ की वैल्यू जो है वो गिवन है। ठीक है, T½ की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है, T½ कितना है यहाँ पे 2 आवर। तो यही रखा था, K के लिए ये रखा है इन्होंने 0.693/2। फिर क्या रखा, VD की वैल्यू 1.5 लीटर पर kg और टोटल वेट 80 kg है, तो यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये आंसर निकल कर आया R इज इक्वल टू 485.1 मिलीग्राम पर आवर। यानी इन्फ्यूजन रेट क्या होना चाहिए, तो एक पार्ट आपने कर लिया कि वो जो लिखा है ना कि स्टार्टिंग इन्फ्यूजन रेट इन मिलीग्राम पर आवर, तो मिलीग्राम पर आवर इज़ 485.1 मिलीग्राम पर आवर। नाउ बिकॉज द ड्रग इज सप्लाइड एट ए कंसनट्रेशन ऑफ 150 मिलीग्राम पर ml, तो हमने इसको यूनिट मेथड से कैलकुलेट किया। तो जब 1 ml में 150 मिलीग्राम मौजूद है, ठीक है, 1 ml में 150 मिलीग्राम मौजूद है, तो 485.1 मिलीग्राम कितने ml में मौजूद होंगे, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई किया गया इससे, ठीक है, तो द आंसर इज 3.23 ml, यानी 3.23 ml में 485.1 मिलीग्राम होंगे। सो द R इन लीटर पर आवर इज और ml पर आवर इज 3.23 लीटर ml पर आवर। हम चाहें तो इसको 3.23 को 1000 से डिवाइड करके लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी हो जाएगी तो इसलिए इसको ml पर आवर में ही रहने दें। तो ये हमारे पास मेथड होगा इसको कैलकुलेट करने का। ये और क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। सो हियर इज़ द वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्यूजन इन ml पर आवर और वॉल्यूम पर यूनिट, क्योंकि बिकॉज आप ये देखें यहाँ पे है क्या, मास पर यूनिट टाइम, ये मास है ना मिलीग्राम, मास पर यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, अब हम आते हैं एक और सिचुएशन पे। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज दैट, और द न्यूमेरिकल इज दैट, blood samples were taken from the patient at 12, 16 and 24 hour after the start of infusion, यानी इन्फ्यूजन स्टार्ट किया और वो चलता रहा, और उसके बाद फिर जब इन्फ्यूजन स्टार्ट किए हुए 12 घंटे हो गए थे तो उस वक्त एक ब्लड सैंपल लिया, फिर जब 16 घंटे हो गए तो फिर एक ब्लड सैंपल लिया, और फिर जब 24 घंटे हो गए थे तो फिर एक ब्लड सैंपल हमने कलेक्ट किया। प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन वर एज शोन बिलो, और फिर प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन हमारे पास जो आई वो ये थी। जब हमने 12 घंटे में प्लाज्मा सैंपल लिया तो उसमें ड्रग की कंसनट्रेशन निकली 16.1 मिलीग्राम पर लीटर।
जब 16 घंटे पे लिया तो उस वक्त कंसंट्रेशन हो गई 16.3 मिलीग्राम पर लीटर, और जब हमने 24 घंटे पे सैंपल लिया तो उस वक्त 16.5 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। तो अब क्या कह रहे हैं वो, फ्रॉम दीज एडिशनल डेटा कैलकुलेट द टोटल बॉडी क्लियरेंस और CLT ऑफ ए ड्रग इन दिस पेशेंट, यानी टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ दिस ड्रग, इसको इस पेशेंट में कैलकुलेट करके बताएं। नाउ इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एट 12, 16 एंड 24 आवर वर ऑलमोस्ट सिमिलर, ज़्यादा फर्क नहीं है, 16.1, 16.3, 16.5। स्टेडी स्टेट एसेंशियली बीन रीच, यानी ऐसा लगता है कि तकरीबन स्टेडी स्टेट रीच हो चुका था। नोट द कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन could be caused by drug accumulation due to second tissue compartment or could be due to variation in the drug assay। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थोड़ा थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन में फ़र्क आ रहा है, ये जो बढ़ रही है, ये या तो ड्रग थोड़ी सी एक्यूमुलेट हो रही है बॉडी में, या ये कि जो जब हमने इसका एसे किया था, ड्रग की क्वांटिटी चेक की थी प्लाज्मा में जिस मेथड से, लाइक HPLC या स्पेक्ट्रो, जो भी मेथड से, तो उसमें एसे में कुछ वेरिएशन आ गई जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। नाउ अज्यूमिंग ए स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज 16.3 मिलीग्राम पर लीटर, ये नॉट ml, इट इज़ लीटर, CLT इज़ कैलकुलेटेड, ठीक है। तो यानी 16.3 मिलीग्राम पर लीटर है, ये ml गलती से लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये देखें 16.3 मिलीग्राम पर लीटर है। तो ये जो मिड वैल्यू है इसको उन्होंने कंसिडर कर लिया कि ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है। नाउ फार्मूला लगा है CLT इज इक्वल टू R/CSS, यह फार्मूला हमें पता है, बिकॉज CSS इज इक्वल टू R/CLT। तो अच्छा, R कितना है, 485.1 मिलीग्राम पर आवर, ये हमने यहाँ पर जो पिछले न्यूमेरिकल था इसमें निकाला था, ये 485.1 मिलीग्राम पर आवर, तो ये इन्फ्यूजन रेट है, ठीक है। और CSS कितना है, 16.3 मिलीग्राम पर लीटर, वो ये रहा, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो CLT निकल कर आई 29.8 लीटर पर आवर। तो इस ड्रग की क्लियरेंस क्या है इस पेशेंट में, 29.8 लीटर पर आवर। नाउ फ्रॉम द अबव डेटा एस्टिमेट द एलिमिनेशन हाफ लाइफ फॉर एंटीबायोटिक इन दिस पेशेंट। ये भी बहुत आसान है। एक तो सीधा सीधा तरीका ये वाला है कि आपने क्या किया, CLT इज इक्वल टू, एक तो आपने क्या किया कि इसको ले गए नीचे, CLT इज इक्वल टू KVD, ठीक है। अच्छा, K की वैल्यू लगाई 0 जो भी है, लाइक फॉर एग्जांपल K की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, K की वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 0.346, ठीक है, 0.346। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय VD कितना है यहाँ पे, VD है 1.5 लीटर पर kg इंटू 80 kg, 1.5 इंटू 80, दैट इज़ 120, ठीक है। तो ये 120, सो क्या निकल कर आया हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्या पूछ रहा है वो, क्या निकालना है हमें निकालना है इसकी हाफ लाइफ निकालनी है। अच्छा, और CLT से निकालनी है। अच्छा, CLT क्या है, 29.8 लीटर, ठीक है। CLT जो है इस केस में क्या है, इसको मैंने हटाया, इसको लिख दिया 29.8 लीटर, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि हमें K नहीं पता और VD 120 है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, K इज़ इक्वल टू, ठीक है, K इज़ इक्वल टू 29.8 divided by 120. So what is the answer? 29.8 divided by 120. So it is 0.248. 0.248 per hour. अच्छा,
अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। 0.693 डिवाइडेड बाय के क्या निकल कर आया, 0.284, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू हमने के की निकाली है इसको कैलकुलेट किया। सो नाउ व्हाट इज़ द आंसर, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.284, सो द हाफ लाइफ इज़ 2.44 आवर, 2.44 आवर। सो दिस इज़ द आंसर। ये हमारे पास फाइनल हाफ लाइफ कैलकुलेट हो गया है। अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया। नाउ जनरली द अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और VD इज़ लेस वेरिएबल देन द टी हाफ। आमतौर पे द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस वेरिएबल होता है हाफ लाइफ के मुकाबले में। अज्यूमिंग दैट द लिटरेचर VD इज़ 1.25 लीटर पर kg, सो द टी हाफ में बी एस्टिमेटेड बाई CLT। वही देखें वो फार्मूला लगा दिया, K इज इक्वल टू CLT अपॉन 8। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने 29.8 लेना था, 29.9 ले लिया और VD की वैल्यू ली 1.25। हमने कितनी ली थी VD की वैल्यू, हमने ली थी 1.5 ली थी, तो इन्होंने कम ली है, ठीक है। हमने 1.5 लीटर ली थी तो इन्होंने कम ली है, तो ठीक है, जो यही गिवन होगी फिर 1.25 लीटर पर kg इंटू 80 kg। फिर इन्होंने वही के निकाला, ये देख लें आप, वही जैसे हमने निकाला था के, तो के आया 0.299 पर आवर। फिर टी हाफ का फार्मूला लगाया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू जो यहाँ आई थी वो यहाँ रखी, द आंसर इज़ 2.32 आवर, यानी जो हाफ लाइफ है वो निकल कर आ गई 2.32 आवर। दिस द टी हाफ फॉर एंटीबायोटिक इन दिस पेशेंट इज़ 2.32 आवर विच इज़ इन ए गुड एग्रीमेंट विद द लिटरेचर वैल्यू ऑफ 2 आवर, जो कि लिटरेचर में 2 आवर गिवन है। नाउ आफ्टर रिव्यूइंग द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एंटीबायोटिक इन दिस पेशेंट, शुड द इन्फ्यूजन रेट फॉर एंटीबायोटिक बी चेंज्ड। अभी एक क्वेश्चन है कि क्या ये जो प्रोफाइल देखने के बाद क्या हम इन्फ्यूजन रेट यानी R को चेंज करें। नाउ सोल्यूशन, to properly decide whether the infusion rate should be changed, the clinical pharmacist must consider the pharmacodynamic and toxicity of ड्रग वो चेक करे कि ड्रग का इफेक्ट कैसा आ रहा है, फार्माकोडायनेमिक और कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही, यानी पेशेंट में चेक करे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या सिचुएशन है। अज्यूमिंग द ड्रग हैज़ ए वाइड थेरेप्यूटिक विंडो एंड शोज नो साइन ऑफ एडवर्स टॉक्सिसिटी। हम ये अज्यूम करते हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने ये चेक किया और उसको किसी किस्म की भी कोई टॉक्सिसिटी या एडवर्स इफेक्ट ना मिले। द इन्फ्यूजन रेट ऑफ 485.1 मिलीग्राम पर 485.1 मिलीग्राम पर आवर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फार्माकोकाइनेटिक लिटरेचर ऑफ अ ड्रग एंड अपीयर टू बी करेक्ट। लिहाजा ये जो है 485.1 मिलीग्राम पर आवर करेक्ट है और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस सिचुएशन कि हमें यानी ये बिल्कुल सही चल रहा है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो लिहाजा ये जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है और कोई फर्दर चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एस्टिमेशन ऑफ ए ड्रग क्लियरेंस एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इन्फ्यूजन डेटा, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।